क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 12 चेक करना है कि जो ये रेशियो है ke² g m इलेक्ट्रॉन का मास m प्रोटॉन का मास ये कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये हमें बताना है। उसके बाद टेबल पे जाना है, अपनी बुक में जो टेबल पे दी हुई है, और टेबल से तो टेबल हमने लिख ली है यहाँ पर, इसकी वैल्यू बतानी है कि इस रेशियो की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी। ठीक है, तो इसको देख करके हमें लग रहा है कि एक हमने पढ़ रखा है यूजिंग कूलॉम्स लॉ। क्या था हमारा कूलॉम्स लॉ? कि फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमारी कितनी होती है, तो 1/, यही होती है। तो यदि हम दो इलेक्ट्रॉन के बीच में निकालें या एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में निकालें, तो हमें पता है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है, 9 × 10⁹। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले हमें इसको डायमेंशनलेस प्रूव करना है। तो इसको मान लिया हमने के। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है कि प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, दोनों में चार्ज कितना होता है, सेम होता है। प्रोटॉन में प्लस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस का चार्ज होता है। तो प्रोटॉन में भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज है, अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ऐसे ही हमने 11th क्लास में या 9th क्लास में हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसकी वैल्यू थी हमारी g m1 m2 अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस। हम चाहे तो इनको अलग अलग भी ले सकते हैं और हम चाहे तो दोनों को सेम सेम भी ले सकते हैं। यहाँ पे सेम लेना है। तो g m1 किसका, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो इन दोनों को यदि हम डिवाइड कर दें तो क्या ये रेशियो आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो इन दोनों को हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने कर दिया डिवाइड। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो ये आ गया हमारा आयत। इसको हम लिख सकते हैं स्टैटिक फोर्स, इसके बीच में, दो चार्ज के बीच में, और इसको कर दिया हमने ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आ गया हमारा हम चाहे तो r² को इधर भी भेज सकते हैं और ना भी भेजो तब भी कोई समस्या नहीं है। फोर्स की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन। ये भी फोर्स है, इसकी भी यूनिट कितनी होगी, न्यूटन। न्यूटन न्यूटन दोनों अगर कैंसिल कर दें हम तो कितना आएगा यहाँ पे 1। और 1 क्या होती है, डायमेंशन लेस। 1 क्या होती है, डायमेंशन लेस। और जो कोई डायमेंशन लेस होती है उसको हम लिख सकते हैं कि उसमें m के पावर कितना है, 0, l के पावर भी कितना है, 0, और टाइम के ऊपर भी कितना है, 0। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि जो ये वाली क्वांटिटी है, जो ये वाली हमारी क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक, अब इसी पे हमें क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो वैल्यू निकालने के लिए इन पे हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, इसी को ले लेते हैं ke² gm और प्रोटॉन का के की वैल्यू ये रही 9 × 10⁹। इलेक्ट्रॉन का ये रहा 1.6 10⁻⁻⁹, दोनों के ऊपर स्क्वायर। जी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास ये रहा, और प्रोटॉन का मास ये रहा। 6 को हम 0.67 भी पुट कर सकते हैं, आप कोई सी भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। ये आएगा हमारा
9, 1.6 दो बार है, 6.67, 9, 10 के पावर। यहाँ पे 10 के पावर कितनी है? 9 है। 19 टू जा 32, 38, 10 के पावर -11, -31 और ये रहा माइनस का 27। और सॉल्व करें इसको तो 9 इंटू 1.6, 1.6, 6.67, 9.1, 1.67, 9 और 38, तो 9, 38, नीचे वाले माइनस में है, ऊपर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस का 11, 31 और 27। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख सकते हो, मोबाइल से कैलकुलेटर से भी देख सकते हो इसको। तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 0.23 और 10 के पावर 9, 11, 20, 20 में माइनस करेंगे -18, -18 और 31, -18 और 27, तो 9, 9 और 31, 40। हमें पता है किसी भी वैल्यू को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने का मीन्स क्या होगा कि इसकी वैल्यू जो पॉइंट है वो पॉइंट लगना चाहिए एक नंबर के बाद, तो 2 के बाद, तो ये आ जाएगा 2.3। ये वैल्यू जो आएगी वो लगभग आएगी। ठीक है, तो 2.3, 10 के पावर 39। तो कह रहा था कि इसकी वैल्यू डिटरमाइन करो, तो हमने ये वैल्यू डिटरमाइन कर ली है। इसकी वैल्यू आ रही है 2.3, 10 के पावर 39, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। 10 के पावर 39 एक बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है। तो इसका मीन्स ये निकलता है, कह रहा है क्या साइनिफाई होगा, मतलब इससे क्या हम कह सकते हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम्स बड़ा होगा, तो इतने टाइम्स बड़ा होगा। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही छोटा होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में इतने टाइम्स बड़ा आएगा। ठीक है, ऐसे देख सकते हो कि मान के चलो हमारे पास कोई न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन है, हाइड्रोजन का ही मान लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान ली हमने कितनी है, r है, जो कि हमने यहाँ पे माना है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है, इसमें इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो ये है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ये है। और ये दोनों कितने कंपेयर में होंगे, तो इतने टाइम से बड़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में।